सभी को नमस्कार। संविधान की अगली क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं भैया। कैबिनेट मिशन क्रिप्स प्रस्ताव तक हमने पढ़ा दिया था और आज आपका चलेगा कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। अगर हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटेन में उन दिनों में ब्रिटेन जो इसका पहला पॉइंट है, देखते हैं इसमें क्या है। ब्रिटेन नई सरकार बन जाती है। ब्रिटेन में नई सरकार और वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं एटली, प्रधानमंत्री एटली, जिन्होंने भारतीय संविधान को मंजूरी देने के लिए अपने 3 मंत्री भारत भेजे, जिनमें पहला नंबर है 3 मंत्री भारत भेजे। पहला नंबर था सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, जो इस समिति के या कैबिनेट मिशन जो भारत आया था इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति के अध्यक्ष थे इस समिति के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे व्यक्ति जो क्रिप्स प्रस्ताव के समय में ही भारत आए थे, जिनका नाम है स्टेफार्ड क्रिप्स। स्टेफार्ड क्रिप्स दूसरे व्यक्ति स्टेफार्ड क्रिप्स आए थे। और ये कौन थे दूसरे व्यक्ति जो स्टेफार्ड क्रिप्स आए थे? संविधान कैबिनेट मिशन के साथ भारत आए थे। स्टेफार्ड क्रिप्स वाणिज्य व्यापारी बोर्ड अध्यक्ष थे। तीसरे व्यक्ति थे, इनका नाम है A.V. अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे। नौसेना मंत्री। तीनों लोग भारत आ जाते हैं। कैबिनेट मिशन अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली बन जाते हैं। बनने की वजह थी कि इससे पहले अगर हमारे यहाँ क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था तो उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ब्रिटेन में एक नई सरकार आ जाती है और वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं एटली। एटली ने सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्षता के रूप में, स्टेफार्ड क्रिप्स वाणिज्य व्यापारी बोर्ड अध्यक्ष थे, A.V. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, इन लोगों को भारत भेजा और कैबिनेट भारत भेजा। भारत कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है और कैबिनेट मिशन जब भारत आ जाता है, कैबिनेट मिशन के कार्य, कैबिनेट मिशन ने आखिरकार भारत में आके क्या कार्य किए? कैबिनेट मिशन के कार्य पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, जो मुस्लिम लीग द्वारा मांगा जा रहा था। पाकिस्तान की मांग कर रहा था मुस्लिम लीग। संविधान बनाने के लिए और इसके आधार पर संविधान बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई। इन्होंने कहा था कि संविधान सभी पार्टियों और क्षेत्रों से मिलाकर बनेगा, सभी पार्टियों और क्षेत्रों से मिलाकर बनेगा, जिसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा और 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। कितनी जनसंख्या पर भैया? 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक व्यक्ति
एक व्यक्ति चुना जाएगा, एक व्यक्ति 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर, तब जाकर संविधान बनेगा। ये सारी शर्तें जो है कैबिनेट मिशन की थी, या कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जो मुस्लिम लीग मांग रहा है। संविधान सभा बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई। संविधान सभी पार्टियों और क्षेत्रों से मिलकर बनेगा और अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा। 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक व्यक्ति। सांप्रदायिक प्रणाली को भी मंजूरी दी गई थी। सांप्रदायिक प्रणाली को भी मंजूरी दे दी गई थी, सांप्रदायिक। और सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम और सिखों को जो है संविधान सभा में शामिल होने के लिए, संविधान सभा में शामिल होने के लिए जो है उनको भी आरक्षित रखा गया। भीमराव अंबेडकर को बंगाल से चुना गया था, बंगाल से संविधान सभा के लिए बंगाल से चुना गया था। लेकिन विभाजन होने के बाद इनका निर्वाचन बॉम्बे संविधान में सीट 389 थी। संविधान में सीट 389, जिनमें से 296 सीटों पर। इसका मतलब है कि जहां पर ब्रिटेन की सत्ता है ब्रिटिश भारत पर, और ब्रिटिश भारत में भी लगभग अगर हम देखते हैं ब्रिटिश भारत में भी 292 लोग गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर वाले क्षेत्रों से चुने गए। ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर से, इनमें से 4 कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए, जहां पर कमिश्नरी क्षेत्र का अधिकार था। अगर हम कह सकते हैं यहाँ की हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नर जो राज्यपाल को कहते हैं, आज भी गवर्नर का पद भारत में, जो भारतीय शासन प्रणाली के आधार पर जो भारतीय नागरिक थे वो गवर्नर के अधीन आ रहे थे। 4 कमिश्नरी, इसको चीफ कमिश्नरी भी कह सकते हैं आप। कमिश्नरी का अर्थ होता है जो जहां पर कमिश्नर का अधिकार होता हो। जैसे भारत के कुछ क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेशों पर कमिश्नरी हुकूमत है। जैसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख सकते हैं, वहां पर कमिश्नरी क्षेत्र है, यानी कि वहां कमिश्नर की हुकूमत होती है। जबकि कुछ हमारे जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनमें जो है उपराज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद हटा के उपराज्यपाल का पद दिया गया, लेकिन जहां पर उपराज्यपाल का पद नहीं दिया गया वहां पर अधिकार कमिश्नर के अंदर आता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ तो वहां का हुकूमत होती है वो कमिश्नर के अधीन आती है। तो उस समय भी इस प्रकार के ब्रिटिश भारत जो है हमारे यहाँ शासन कर रहा था कि ब्रिटिश गवर्नर के अधीन पर जो है 292 लोग चुने गए और 4 कमिश्नरी क्षेत्र चुने गए। लेकिन इन 389 में से ही अगर हम देखते हैं 389 इन लोगों में से ही जो है 93 जो है देसी रियासत थी। देसी रियासत से चुने गए और देसी रियासत से सभी लोग मनोनीत माने गए हैं। मनोनीत
मनोनीत का मतलब होता है जिन्हें वोट नहीं दी जाती, डायरेक्ट वोट नहीं करते लोग, उन्हें मनोनीत कहते हैं। और मनोनीत यानी कि जो है उनको जो हुकूमत के ऊपर के लोग होते हैं वे खुद ही मनोनीत कर देते हैं। जैसे हम मनोनीत में देखते हैं आज भी कि लोकसभा में जो है और राज्यसभा में जो है सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है 12 लोगों को, और लोकसभा में जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है 2 लोगों को, जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो इसी प्रकार से मनोनीत थे। लेकिन इन मनोनीत में कौन कौन लोग सकते थे? उस समय राजा, महाराजा और नवाब और बहुत सारे बड़े पद हो सकते हैं। जैसे नवाब के बाद जो उस समय जिनकी सत्ता कुछ क्षेत्रों पर चलती हो रियासत के रूप में, कोई नवाब बोलता है, कोई जो है राजा हो सकता है, कोई महाराजा हो सकता है। तो ये लोग मनोनीत किए गए थे। अगर हम देखते हैं संविधान के बारे में, 389 लोग संविधान सभा के लिए चुने गए थे। 389 लोगों में से 296 ब्रिटिश भारत को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नर, जहां पर राज्यपाल की हुकूमत हो, राज्यपाल जैसे पद की हुकूमत हो। कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे आप हमारे यहाँ पे अब देखते हैं तो कमिश्नरी क्षेत्र के लिए काम होता है। उसके बाद में 93 देशी रियासत, मनोनीत राजा, महाराजा, नवाब या और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसमें आदि लोग हो सकते हैं। इस आधार पर संविधान में 389 लोग। आपसे पूछ सकता है उस संविधान में कितने लोगों को? तो 389 को। ब्रिटिश भारत में कितने लोगों को चुना गया था? 296 को। उसमें से चुनाव किसका हुआ था? ब्रिटिश गवर्नर से, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कुल कितने लोग संविधान सभा में जो है सम्मिलित हुए हैं? तो हम यहाँ पे हिसाब भी लगा सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर देखा था आपने, 292 लोग तो थे ब्रिटिश भारत से जो चुन के आते हैं, ब्रिटिश भारत। उसके बाद दूसरा नंबर था हमारा 93 लोग थे देशी रियासत, और 4 लोग थे हमारे कमिश्नरी क्षेत्र से, जहां पर कमिश्नर की हुकूमत थी। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो देखते हैं टोटल कितना बैठता है। 9 हो गया, 389 लोग। तो आपसे पूछ सकता है संविधान में सभा में के लिए कितने सदस्य थे? तो 389 लोग जो है संविधान के लिए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई और अगस्त में होते हैं। जुलाई और अगस्त में होते हैं, और अक्टूबर नवंबर में चुनाव परिणाम आता है। चुनाव परिणाम अक्टूबर नवंबर में चुनाव परिणाम आता है। चुनाव परिणाम 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 208 सीट कांग्रेस ने जीती थी, जो कांग्रेस पार्टी थी उन दिनों में, कांग्रेस पार्टी। इसके बाद 73 सीट मुस्लिम लीग के पक्ष में गई। 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी। मुस्लिम लीग पार्टी ने 73 सीट। उसके बाद 15 सीट अन्य दलों ने जीती। अन्य दल 15 सीट अन्य दलों ने जीती। इस चुनाव में 296 पर जो वोटिंग हुई है उसमें से 208 कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, 73 मुस्लिम लीग पार्टी ने जीत ली थी, और 15 अन्य दलों ने जीत ली थी। जो चुनाव हुआ है संविधान सभा के सदस्यों के लिए। संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव के बारे में हम बात करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया। 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाता है। इसी आधार पर ब्रिटिश भारत के लिए अगर हम देखते हैं 296 वो जो है सीट थी, जिसमें से 292 में चुनाव होता है। 4 सीटों पर हम देखते हैं तो कमिश्नरी क्षेत्र से होता है,
और उसके बाद में 296 में देखते हैं कांग्रेस पार्टी उन दिनों में जो थी उसने 208 सीट निकाली थी अपनी, 73 मुस्लिम लीग पार्टी ने निकाली थी और 15 अन्य दलों ने निकाली थी। इस आधार पर चुनाव परिणाम आते हैं। जो संविधान बनाएंगे वे लोग हमने चुनकर भारत में भेज दिए हैं, ये लोग जो है चुनकर आ जाते हैं। अगर हम देखते हैं तो किस आधार पर जो आरक्षित सीट थी, आरक्षित सीट भी दी गई थी चुनाव परिणाम के लिए। आरक्षित सीट कितनी थी यहाँ पे हम देखते हैं 296 पे ही आपकी वोटिंग हुई है। इसमें से आरक्षित सीट के आधार पर देखेंगे कि क्या घटना घटी है। आरक्षित सीट भी थी इसमें, लेकिन आरक्षित सीट थी कुछ सिख धर्म के लिए और मुस्लिम धर्म के लिए, बाकी सामान्य के लिए कोई आरक्षण नहीं है। जनरल के लिए तो जनरलों ने जो जीती है यहाँ पे 213 जनरल, यानी कि सामान्य वर्ग। आरक्षित सीट किसके लिए दी गई थी? मुस्लिम के लिए। मुस्लिम तो कितनी थी? 79 और उसके बाद 4 सीट किसके लिए दी गई थी? सिखों के लिए आरक्षित थी 4 सीटें। सिखों के लिए 4 सीट आरक्षित की गई थी। इस संविधान सभा के लिए 213 सामान्य जनरल सीट थी, लेकिन आरक्षण के लिए केवल 79 मुस्लिम लीग के पक्ष में थी कि 79 तो मुस्लिम चुन के आने चाहिए। 4 सिखों के लिए थी, 4 सिख भी चुनकर आने चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, यहां देख रहे हैं आप 208 कांग्रेस जीत जाती है, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य दल जो है जीत पाते हैं। तो ये आपकी समझ में। इसमें आरक्षण और भी था। सांप्रदायिक आरक्षण की बात कैबिनेट मिशन ने की है, जो मैंने भी लिखा है। तो सांप्रदायिकता आधार पर जो है कैबिनेट मिशन ने मंजूरी दी थी। पाकिस्तान की मांग को ठुकराने के बाद मुस्लिम लीग को यानी कि मनाने के लिए अगर हम देखते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर जो है संविधान सभा बनाने के लिए मंजूरी दी गई थी। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो मुस्लिम को लिए 79 यानी कि ये आरक्षित सीट मिली थी, 4 सिखों को आरक्षित सीट मिली थी। इस आधार पर जो है मुस्लिम लीग मानने को तैयार हुआ और इस आधार पर जो है चुनाव किया गया। अब यहां से आगे हम देख रहे हैं कि आरक्षण के लिए हमें और भी दिया गया। जैसे आरक्षित के लिए दूसरा पॉइंट हम यहां लिख देते हैं। आरक्षण के लिए, आरक्षित सीटों के लिए, आरक्षित एससी के लिए यानी कि आरक्षण के लिए हम देखते हैं एससी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए भी यहां पर 33 सीट आरक्षित थी जो संविधान सभा के लिए चुन के आई है। पहला पॉइंट है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, इनके बारे में ये बातें हैं कि सुचेता कृपलानी भी जो है संविधान सभा के लिए चुनकर आने वाली महिला है। खास बात क्या है इनके बारे में अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। दूसरी खास बात क्या थी? पहली मुख्यमंत्री बनी है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका रही है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी सुचेता कृपलानी की। अगर इनके बारे में और बातें करते हैं तो जेपी कृपलानी की पत्नी है, यानी कि आचार्य जेबी कृपलानी से शादी हुई थी सुचेता कृपलानी की। उसके बाद देखते हैं अगली महिला का नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, अगर हम इनके बारे में देखते हैं क्या बातें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी।
1925 कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी भारतीय। हालांकि इनसे पहले कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वे बनी है एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट मूलतः जो है आयरलैंड की थी। इसलिए भारत की पहली कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष जो बनी थी वे थी हमारी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी है। ये बातें हैं इनके बारे में। एक दो महिलाओं के बारे में और बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद है हमारी विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित भारत की पहली कैबिनेट मंत्री बनी थी। कैबिनेट मंत्री बनी है, भारत की पहली कैबिनेट मंत्री। खास बात क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बेग एजाज रसूल, बेग एजाज रसूल जो पहली महिला है, संविधान की पहली महिला, मुस्लिम महिला। संविधान में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है? बेग स्वामीनाथन। कमला चौधरी, एनी मैस्करीन, जी दुर्गाबाई, रेणुका राय, राजकुमारी, अमृत कौर। अन्य महिलाएं कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में 1946 में ही अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार जिसमें से मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य थे। जैसे हम देखना चाहेंगे पहले नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी उपाध्यक्ष विदेशी मामले। राष्ट्रमंडल, कार्यकारी उपाध्यक्ष विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बने मंत्री। सूचना तथा प्रसारण मंत्री, उसके बाद सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने खाद्य एवं
कृषि मंत्री आसफ अली खान, रेलवे लियाकत अली, वित्त लियाकत अली खान के लिए है वित्त, जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री यही बनते हैं, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। गजानतर अली खान स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बनते हैं। विधि मंत्री ये है अंतरिम सरकार में जो लोग चुने गए थे उस विधानसभा का गठन और बैठक। इसके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, संविधान 6 दिसंबर 1946 को फ्रेंच संस्था फ्रेंच प्रथा के अनुसार हुआ था। यानी कि जो फ्रांस की प्रथा है और फ्रांस में जो इस्तेमाल होती है प्रथाएं, उस आधार पर जो है इसका गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। जबकि संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अध्यक्ष बने थे इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे अगर हम कह सकते हैं इनको सबसे बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति मान सकते हैं आप, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा के लोग जो चुन के आए हैं यहाँ पर, तो चुनकर कितने लोग आए हैं? 389 लोगों की जो है संविधान सभा के लिए सीट थी, जिनमें सभी लोगों को बुलाया जाता है, चुन के आते हैं। पहली बैठक की जाती है इसकी 9 दिसंबर 1946। अगर हम देख रहे हैं 9 दिसंबर 1946 लोग जब यहाँ पर आ जाते हैं, ये सभी लोग जब यहाँ आ जाते हैं 9 दिसंबर 1946 में, तो ये बैठक होती है। बैठक के लिए एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, जो सबसे अनुभवी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को जो है यहाँ बैठाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। अस्थायी का मतलब होता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, क्योंकि जो चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो ऐसा व्यक्ति जो है, सबसे अनुभवी व्यक्ति जो है, बुजुर्ग व्यक्ति जो है, यहाँ पर बैठाया जाता है और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करा जाता है। स्थायी यानी कि जो इसका अध्यक्ष बनेगा, और इसकी अध्यक्षता के बाद में इन लोगों को फिर अलग अलग भागों में बांट के संविधान बनाने के लिए, कार्य करने के लिए जो है योजनाएं बनाई जाएंगी। यानी कि सारे लोग एक साथ बैठे हैं, पहली बैठक होती है। इसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है बुलाया, जो है अध्यक्षता के रूप में बैठाया जाता है। इसलिए इसको जो हम देखते हैं अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष थे ये। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं
अस्थाई अध्यक्ष कौन माने जाते हैं भैया? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है फिर चुनाव किया जाता है। बाकी की शर्तें क्या हैं? मुस्लिम लीग ने जो बैठक हुई थी उसका विरोध किया है। मुस्लिम लीग ने विरोध। दूसरी शर्त क्या है इसकी? मुस्लिम लीग का विरोध, देशी रियासतों ने देशी संविधान सभा बैठक संविधान सभा की पहली बैठक हुई है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में। इसकी शर्तें हैं, पहली शर्त है मुस्लिम लीग इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया। अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। यहां पर यह है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया क्योंकि वे भारत में रहना नहीं चाहते थे, अलग से देश की मांग कर रहे हैं, इसलिए विरोध करेंगी। देशी रियासतों के बारे में बात करते तो देशी रियासत भी इसमें भाग नहीं लेते। कारण क्या हो सकता है कि कोई भी राजा महाराजा होगा वो हमेशा बना चाहेगा कि वो खुद महाराजा राजा बना रहे, और भारत में जो संविधान प्रणाली होगी और जनता के द्वारा व्यक्ति जो है भारत की सत्ता संभालेगा, यानी लोकतंत्र भारत बनेगा, तो लोकतंत्र का विरोध करेंगे। खासतौर से राजा महाराजा चाहेंगे नहीं कि यहाँ पर जो है जनता से चुनकर कोई व्यक्ति भारत का शासन करे। तो वो तो पहली पुरानी जो प्रथाएं हैं राजा की, महाराजा की, नवाब की, है ना, वे ही उसको ये जो है मानेंगे। इसलिए ये भी जो है इससे खुश नहीं थे। ये चाहते थे कि हमें राजा महाराजा का जो है आज़ादी के बाद में भी वही जो है अहुदा दिया जाए। तो ये भी विरोध कर रहे हैं इसका। देश रियासत अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सबसे अनुभवी व्यक्ति हो सकते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है क्योंकि स्थायी अध्यक्ष का ये चुनाव कराते हैं। जब ये सभी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बैठते हैं और क्या करेंगे, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराएगा। जो इसका स्थायी अध्यक्ष बनेगा, यानी कि सभी लोग इकट्ठे आए हैं, उसका एक व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहिए, एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए, ताकि फिर उसकी समितियां बनाई जाए, लोगों को काम दिया जाए संविधान बनाने के लिए। और अलग अलग लोग जो हैं समितियों के साथ, संगठनों के साथ अलग अलग काम करेंगे। तो उसका सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होता है, वो अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव सच्चिदानंद सिन्हा लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाएगा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इसकी शर्तें देखते हैं क्या क्या हैं। दूसरी बैठक है, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। इसमें स्थायी अध्यक्ष बने जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ बातें हम जरूर करेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति माने जाते हैं, पहले राष्ट्रपति बने, और अभी तक भारत में 2 बार राष्ट्रपति पद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही प्राप्त किया है। जितने भी भारत में अब तक राष्ट्रपति हुए, कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति का पद प्राप्त नहीं कर पाया है। खास बातें क्या है, संविधान जब लागू किया गया था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इनकी बहन भागवती देवी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार करने के बाद ये पुनः राष्ट्रपति का पद जो है धारण करते हैं। 26 जनवरी 1950 में जब हमारा गणतांत्रिक जो है गणतंत्र हो जाता है, यानी संविधान लागू हो जाता है, उसके बाद पहले राष्ट्रपति बनते हैं ये, क्योंकि यहाँ से गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं फिर स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। इसकी अगली शर्तें क्या होगी, उपाध्यक्ष कौन होगा इसका, उपाध्यक्ष बनते हैं HR मुखर्जी, नाम है पूरा इनका हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा की बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम और भी बात करें तो 1934 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, तो उसके बाद में पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी 1939 में। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। या दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। एक बार फिर थोड़ी बातें हम करना चाहेंगे संविधान के बारे में जो मैंने आज समझाया है। भारत में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, जो भारत के संविधान को बनाने के लिए मंजूरी देता है। इसका कारण क्या था, ब्रिटेन में एक नई सरकार आ जाती है, एटली प्रधानमंत्री होता है, और एटली भारत में संविधान बनाने के लिए 3 लोगों को भेजता है और वे मंजूरी देते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग का जो है, मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की मांग कर रही है, और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जाता है, संविधान बनाया जाता है। संविधान के बारे में हम बात करते हैं, संविधान बनाने वाले जो लोग थे 389 लोग थे। 389 लोगों को सबसे पहली बात जो कही है कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संविधान सभी प्रांतों और क्षेत्रों से और पार्टियों से मिलकर बनेगा, लेकिन इसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा, और अप्रत्यक्ष चुनाव में भी अगर हम देखते हैं 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। इस आधार पर ब्रिटिश भारत से 293 देशी रियासतों से 4 कमिश्नरी क्षेत्र से कुल मिलाकर 389 लोग संविधान सभा में शामिल होते हैं और ये चुनकर आते हैं। उसके बाद संविधान जब बनेगा तो बनाने के लिए इसकी मीटिंग होगी, बैठकें होंगी। जो बैठकें हमने पहले पढ़ी है, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ तक की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है। आगे भी आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अच्छी क्लास जीएस की आती रहेंगी। और धन्यवाद।